हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की एक सीरीज और एप्टीट्यूड एक तरफ चला रहे हैं, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे पार्ट 4 की तरफ और अगला कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में मुझे लगता है टेम्परेचर स्केल हमने डिस्कस की थी। तो टेम्परेचर स्केल जो हमने आपको समझाया था, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क, ठीक है, एनर्जी इंट्रैक्शन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनर्जी इंट्रैक्शन, ठीक है। क्या है? एनर्जी इंट्रैक्शन। इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एनर्जी इंट्रैक्शन। क्या है एनर्जी इंट्रैक्शन? जरा ध्यान से देखिएगा। एनर्जी इंट्रैक्शन में क्या होता है? हमारे पास दो टाइप के इंट्रैक्शन की हमने बात की थी। एक होता है वर्क इंट्रैक्शन, दूसरा क्या होता है? हीट इंट्रैक्शन। तो फर्स्ट वन इज हीट इंट्रैक्शन, हीट इंट्रैक्शन। अनदर वन इज वर्क इंट्रैक्शन। क्या होता है? वर्क इंट्रैक्शन। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम हीट इंट्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कहाँ आएंगे? वर्क इंट्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, हीट इंट्रैक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर? हीट इंट्रैक्शन का मीनिंग है, हीट इंट्रैक्शन का क्या मीनिंग है? हीट इंट्रैक्शन का मीनिंग है यहाँ पर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर? क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर देखिए जरा, मान के चलिए हमारे पास क्या है, कोई एक सिस्टम है और इसमें क्या है, एयर आइडियल गैस के तरीके से भरी हुई है। क्या भरी हुई है? एयर एज आइडियल गैस। ओके, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है, और जो एटमॉस्फेयर लाइक सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, मान के चलिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे देखिए ये 27 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मतलब हमारे पास थोड़ा सा क्या आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल है। अगर इसी जगह पर हम इधर से आएंगे और यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा और यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल सा हीट रिडक्शन का मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंस का क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है। बाकी अब और हम देखेंगे, एग्जांपल लेंगे। यहाँ देखिए जरा, वर्क इंट्रैक्शन क्या कहता है? देखिए वर्क इंट्रैक्शन क्या कहता है? वर्क इंट्रैक्शन ये कहता है, मान के चलिए हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशंस है उसको लिखे हम आगे चलते हैं। वर्क इंट्रैक्शन वो चीज है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक है। हमारे पास क्या है? कोई बैटरी है, ठीक है। हमारे पास क्या है? कोई बैटरी है। बैटरी से एक हमने क्या कनेक्ट कर दिया? मोटर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? मोटर कनेक्ट कर दिया ठीक है। और मोटर से हमने क्या लगा दी? एक शाफ्ट लगा दी। क्या लगा दी? एक शाफ्ट लगा दी, ठीक है एक क्या लगा दी? शाफ्ट लगा दी। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा ये बताइए, इस शाफ्ट से हमने क्या कर दिया? इस शाफ्ट से हमने एक आगे एक चीज और ऐड कर दी, आगे एक चीज और ऐड कर दी, और यहाँ से बेट को हमने क्या कर दिया? लटका दिया। क्लियर? तो हम ये कहना चाहते हैं, ये बैटरी है, क्या है? ये बैटरी, ये मोटर, ये शाफ्ट, और ये हमारा क्या है? आउटपुट देने वाला सिस्टम। करेक्ट? तो हमने क्या कहा, अगर हम इतनी चीज को सिस्टम मान के चलते हैं, कितनी चीज को? इतनी चीज को, सिर्फ इतनी चीज को सिस्टम मान के चलते हैं। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ कि हमको टोटल एनालिसिस किस पे करनी है? सिर्फ सिस्टम पे करनी है और कहीं नहीं करनी है, सराउंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। करेक्ट? तो यहाँ देखिए, अगर मैं इस चीज को मानूंगा सिस्टम, तो बैटरी से पावर कहाँ जाएगी? मोटर को। मोटर किसको रोटेट करेगा? शाफ्ट को। शाफ्ट मान के लिए टरबाइन लगा हुआ है, इसको रोटेट करेगा, इससे वेट ऊपर नीचे होगा। मतलब यहाँ पे वर्क का ट्रांसफर पॉसिबल है अगर हम इतने को सिस्टम मानते हैं तो, क्योंकि हमारा क्या लगा है? इसका टरबाइन से जो वेट लटका हुआ है वो वाला पार्ट कहाँ है? सराउंडिंग में। क्लियर? तो यहाँ पे वर्क का इंट्रैक्शन क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। अगर इन द केस इसको नहीं, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इस कंप्लीट को सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट को सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है? ये पूरा खुद एक सिस्टम बन गया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस वाले बाउंड्री के अकॉर्डिंग वर्क का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पुली का जो वेट है वो भी क्या है? सिस्टम के अंदर आ गया। मतलब हमने क्या कर लिया? कंप्लीट एनालिसिस कर ली है। तो मुझे लगता है कि हीट इंट्रैक्शन और वर्क इंट्रैक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग रब करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, इधर आइए, यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा हमारे पास कोई एक सिस्टम है। क्या है? कोई एक सिस्टम है, ठीक है। कोई एक क्या है? सिस्टम है। इसको हमने इंसुलेटेड कर दिया, इसको हमने इंसुलेटेड कर दिया,
करेक्ट, इंसुलेटेड। तो क्या यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग देयर इज नो हीट ट्रांसफर। लेकिन हम पैडल व्हील लगा के इसमें क्या कर सकते हैं? पैडल व्हील लगा के वर्क का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वर्क मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए जरा, एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा वाला और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नेक्स्ट एक कोई रूम है, क्या है? कोई रूम है, ठीक है। और रूम में देखिए वर्क ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप पैडल व्हील लगा लीजिए, या तो वायर के थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, करंट के थ्रू भी वर्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं, ठीक है। और ये पैडल व्हील और इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? वर्क ऑन द सिस्टम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ मान लीजिए ये क्या है आपका, मान के चलिए ये आपका कुकर है। क्या है ये आपका कुकर? ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है? मान लीजिए 27 मान के चल रहे हैं, तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो रूम है, रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताइए, एकदम जरा ध्यान से समझिए, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारे कुकर का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। मैं अगर आपको ये कह दूं कि अगर हम इसको सिस्टम मान के चल रहे हैं, किसको मान के? सिस्टम मान के चल रहे हैं, इतने को अगर सिस्टम मान ले रहे हैं, ठीक है। और जो हीट का ट्रांसफर यहाँ से इन दोनों के बीच में होगा, जो मतलब टेम्परेचर कुकर का जितना भी चेंज होगा यहाँ पर, वो कहाँ फैलेगा? सराउंडिंग में फैलेगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर इसको सिस्टम मानेंगे, इसको सिस्टम मानेंगे, तो इन दोनों में हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये पूरा खुद एक सिस्टम है। क्लियर? और सिस्टम देखिए ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, हम आपको थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, तब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मान के चलिए हमारे पास एक बॉक्स और है। क्या है? हमारे पास एक बॉक्स और है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम कुकर वही रखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और रूम कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर है। क्लियर? कहाँ है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। हमने क्या किया? अब मैं इसको सिस्टम मान लिया। अब मैं इसको यहां से जितना हीट का ट्रांसफर होगा वो कहां जाएगा? रूम के अंदर जाएगा। मतलब यहाँ पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है और यहाँ पर नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि जो हीट इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? बाउंड्री फिनोमिना होता है। क्या होता है? बाउंड्री फिनोमिना होता है, ठीक है। क्या होता है? बाउंड्री फिनोमिना होता है। सेम चीज क्या है? वर्क इंटरेक्शन के साथ में है। वर्क इंटरेक्शन भी यहाँ से आपने देखा क्या होता है? बाउंड्री फिनोमिना होता है। मतलब जब तक वो चीज बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक ना तो हीट ट्रांसफर होगा ना तो वर्क ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्या है? बाउंड्री फिनोमिना। मुझे लगता है यहाँ से आपको क्लियर होगा वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर तब पॉसिबल है टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। और यहाँ पे देखिए, जब अगर मान लीजिए इंसुलेटेड है तो यहाँ पे हम पैडल व्हील दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क दे सकते हैं इसको। कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिक वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरे पास रूम है और इसमें कुकर है, इसमें चावल पक रहा है, ये 27 डिग्री सेल्सियस पर, रूम कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर हम कंप्लीट रूम को सिस्टम मान के चलेंगे तो ये क्या वर्क यहाँ पे, सॉरी हीट यहाँ पे बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है? बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब रूम में ही है। इसको भी सिस्टम मतलब कंसीडर, अपने टोटली सिस्टम कंसीडर कर लिया ना, तो देयर इज नो हीट ट्रांसफर हियर। और यहाँ पे क्या है? आपने कुकर को सिस्टम मान लिया, बाकी पूरा रूम क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। मतलब कुकर का जो बाउंड्री, और देखिए कुकर और रूम को जो चीज सेपरेट कर रही है यहाँ पे, ये क्या है? बाउंड्री है। ये क्या है? बाउंड्री। इसको हीट क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, क्योंकि दोनों क्या है? बाउंड्री फिनोमिना। क्लियर? मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए अब हम आपको समझाते हैं। इधर देखिए जरा, देखिए इधर वर्क है, इधर हीट है। आपने कहा ये बाउंड्री फिनोमिना है, ठीक है। क्या है? बाउंड्री फिनोमिना। ये भी सेम बाउंड्री फिनोमिना है। क्लियर? ये क्या है? पाथ फंक्शन होता है। ये भी क्या है? पाथ फंक्शन है। क्लियर? ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्या होता है? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होता है। ये भी क्या होता है? इनएग्जैक्ट। इसका क्या मतलब होगा अभी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। मतलब कंप्लीट इंटीग्रल जो इसका होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और कंप्लीट इंटीग्रेशन जो क्लोज लूप होता है d2 को भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का ये मतलब होता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिए। अब हम बात करेंगे, देखिए किसकी बात करेंगे?
तो मुझे लगता है हीट और वर्क में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हीट इंटरेक्शन क्या है और वर्क इंटरेक्शन कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एनर्जी बैलेंस को। किसको डिस्कस करेंगे? एनर्जी बैलेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान से समझते रहिए, ठीक है, जरा ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। देखिए अब हम एनर्जी बैलेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? एनर्जी बैलेंस को, ठीक है। एनर्जी बैलेंस क्या कहता है, ध्यान से समझिए। मान के चलिए हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए हमारे पास क्या चीज, हमारे पास कोई एक सिस्टम है, क्लियर। इसमें हीट आ रही है, क्यू इन कर रहा है, वर्क भी आ रहा है, डब्ल्यू इन कर रहा है, ठीक है। और यहां से जो है हीट बाहर निकल रहा है, मतलब वर्क बाहर निकल रहा है और हीट भी बाहर निकल रहा है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज यहां समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट कर लीजिए आपका कोई सिस्टम है, इसमें हीट इन हो रहा है, ठीक है, और वर्क भी इन हो रहा है, इधर हीट आउट हो रहा है, ठीक है। क्यों? इधर डब्ल्यू आउट हो रहा है। जब कभी भी सिस्टम में हीट ऐड होती है तो हीट को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और कभी भी जब सॉरी सिस्टम पे सॉरी जब कभी भी हीट सिस्टम में ऐड होती है, सिस्टम है, ठीक है, इसको हम सिस्टम मान के चल रहे हैं। कभी भी जब हीट ऐड होती है तो पॉजिटिव होता है, और जब वर्क कभी भी सिस्टम पे होता है तो वर्क निगेटिव होता है, क्लियर। सिस्टम पे हीट बाहर जाती है तो क्या होती है? हीट निगेटिव होती है। सिस्टम जब खुद वर्क करता है तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था हमारा। हमने क्या कहा, यहाँ पर मान लीजिए एयर भरा हुआ है, कुछ भी है, कुछ भी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, एयर एज आइडियल गैस। इसमें क्यू इन हो रहा है और डब्ल्यू इन हो रहा है, क्यू आउट हो रहा है, डब्ल्यू आउट हो रहा है। तो हमने क्या कहा, एनर्जी बैलेंस क्या कहता है, यहां से एनर्जी बैलेंस क्या कहता है? एनर्जी बैलेंस ये कहता है, बैलेंस का मतलब दोनों चीज सेम होनी चाहिए। एनर्जी बैलेंस क्या कहता है? कहता है कि क्यू इन, ठीक है, क्यू इन, ओके, मतलब पहले ऐसे लिख लीजिए, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलता है, क्लियर। यही बोलता है कि नहीं बोलता है, बताइए। एनर्जी जितना इन होगी, जितना आउट होगी, वही चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा फाइनली। एनर्जी इन में क्या है? क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन, ये इन का है। आउट का पार्ट क्या हो गया यहाँ पे? क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट, क्लियर, ये आउट का पार्ट हो गया, इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम, क्लियर। इसको क्या मान लेते हैं, जरा ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमारा टोटल एनालिसिस किस पे होगा? डेल्टा ई सिस्टम, कि मतलब चेंज इन एनर्जी, जो सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है उसमें कितने प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट डिस्कशन इस पे चलेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू नेट इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम प्लस डब्ल्यू नेट, ठीक है। यही क्या है आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सॉरी। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि एनर्जी क्या करता है? कंजर्व करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, क्लियर। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, करेक्ट। मतलब ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना तो बिगाड़ा जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, इसको नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूँ। अब हम बात किसकी करेंगे? डेल्टा ई सिस्टम की बात करेंगे। किसकी? डेल्टा ई की। अच्छा ये बताइए, अगर मैं टोटल एनर्जी मान के चलूं, किसकी? टोटल एनर्जी मान के चलूं, तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम में होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। तीन टाइप की एनर्जी होती है, क्लियर। ध्यान से देखिए, मोटा मोटा जो हम बात कर रहे हैं, जो कि हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखूंगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा प्लस डेल्टा पी हो जाएगा और प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। अब हम इसकी और इसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसकी और इसकी एनालिसिस करने के पहले हम दो चीज और देखेंगे, ठीक है। पहली चीज क्या देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग पहली चीज क्या देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे। यहाँ एक देखेंगे माइक्रोस्कोपिक, क्या देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक, और इसको क्या लिखेंगे? माइक्रोस्कोपिक, क्या लिखेंगे? माइक्रो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई सिस्टम है, क्या हमारे पास क्या है? कोई सिस्टम है, ठीक है। एक कोई क्या सिस्टम, इसमें खूब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एयर के भरे हुए हैं, ठीक है।
और ये कोई बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर मान के चलिए इस सिस्टम की हमें एनालिसिस करनी है, देखिए थर्मोडायनेमिक एनालिसिस कहाँ करते हैं, सिस्टम की करते हैं, सिस्टम के बारे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक क्या बोलता है कि इसकी भी नहीं करेंगे, इसकी भी नहीं करेंगे, मतलब सब की करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अल्टरनेट किसी एक की एनालिसिस कर लीजिए, क्लियर। माइक्रोस्कोपिक ये कहता है कि मतलब सबको से मिलने, सबसे मान लो कोई आप किसी के घर गए, ठीक है, और वहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मतलब कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, घर के मुखिया से मिलकर चले जाओगे, मतलब आप सिस्टम में किसी एक इंपॉर्टेंट आदमी से मिल चुके हैं। वो क्या बताता है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये क्या बताता है, सबसे इंडिविजुअली मिलने की जरूरत नहीं है, किसी एक से मिलो और आगे बढ़ो। लेकिन माइक्रोस्कोपिक क्या बोलता है, माइक्रोस्कोपिक ये बोलता है, मान के चलिए आपके पास कोई सिस्टम है सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर, बहुत सारे इस घर में लोग रह रहे हैं, क्लियर, ध्यान से समझते जाइए, बहुत सारे लोग इस घर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो क्या बोलता है माइक्रोस्कोपिक, अगर हम किसी के घर गए हैं और हमारे पास बढ़िया टाइम पास की रात बैठे हैं एकदम, और उस घर में 15-20 आदमी है, वन बाय वन मिलेंगे सबसे, इससे भी मिलेंगे, इससे 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 सबसे मिलेंगे, सबसे मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मतलब ये क्या कहता है, नॉट इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, क्या, नॉट इंडिविजुअल, करेक्ट, इंडिविजुअली मिलने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें इंडिविजुअली मिलना पड़ेगा, इंडिविजुअल मिलना पड़ेगा, मतलब एक एक मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। और ये क्या कहता है, सारे मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जो उनका बॉस है उसको पकड़ के ले आओ, बस खत्म बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, माइक्रोस्कोपिक का एग्जांपल जो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और जो ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसका होता है, इसका एग्जांपल होता है, क्लियर। अब आपको और बता दूं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी काम कैसे करती है। देखिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे काम करते हैं, कैसे, जरा देखिए यहाँ पर, मान के चलिए आपके पास कोई बॉल है, क्या है, कोई बॉल है, ये रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, कौन, हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बॉल नीचे आ रहा है v वेलोसिटी से, और हाइट कितना है इसका, यहाँ से h है। अब आप ये बताइए, बॉल जितना नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होगी तो हाइट से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, रेफरेंस के हिसाब से काम करती है, और आउटसाइड द सिस्टम होती है, क्या होती है, आउटसाइड द सिस्टम होती है। यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम, क्लियर, ठीक है। रेफरेंस पे वर्क करती है, कहा, रेफरेंस पे काम करती है, विथ रेफरेंस, यहाँ पे लिख लोगे विथ रेफरेंस तो बेटर रहेगा, विथ रेफरेंस, क्लियर। अब ये देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इनसाइड द सिस्टम होता है, क्या होता है, इनसाइड द सिस्टम होता है, क्लियर, इससे बाहर से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जरा इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं, क्लियर। यहां देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहां देखिए जरा, यहां देखिए, हमने ये कहा, हमने कहा कि जो ई होता है इसको क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू, इन दोनों को हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी, जो इंटरनल एनर्जी होता है, ये सब होता है लेटेंट, लेटेंट एनर्जी प्लस सेंसिबल एनर्जी, एनर्जी, ठीक, प्लस मान लीजिए केमिकल, मान लीजिए, ठीक है, केमिकल एनर्जी प्लस एक कोई और न्यूक्लियर एनर्जी ले लीजिए, ठीक है, क्या, न्यूक्लियर एनर्जी, एक इसका होता है, इनका सम होता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में मेनली कौन सा पढ़ते हैं, लेटेंट और सेंसिबल हीट पढ़ते हैं, दो ही टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंटरनल एनर्जी, इन सबका क्या होता है, सम होता है, ये टाइप, जितने टाइप की एनर्जी मैंने लिखा है इन सबका क्या होता है, ये सम होता है। अब देखो लेटेंट एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, सॉरी सॉरी, लेटेंट एनर्जी को डिस्कस करेंगे। लेटेंट एनर्जी क्या होता है, ये ड्यू टू फेज चेंज होता है, यहाँ पे लिखेंगे लेटेंट, ये ड्यू टू फेज चेंज होता है, ड्यू टू फेज चेंज, क्या होता है, फेज चेंज, क्लियर, सॉरी। यहां पे देखिए जरा, और आगे देखिए, और आपको जो सेंसिबल होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्लियर। नेक्स्ट वन केमिकल, जब रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड बनता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो होता है, मतलब ड्यू टू
ड्यू टू बॉन्ड ब्रेक और मेक लिख लीजिए, ड्यू टू बॉन्ड ब्रेक और मेक मतलब बॉन्ड के ब्रेक होने से और बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल। न्यूक्लियर ले ली, न्यूक्लियर ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन और फ्यूजन। क्लियर। तो हमको दो ही टाइप का मेनली पढ़ना है, इससे हम दोनों से कोई मतलब नहीं है, लैटेंट और सेंसिबल। लैटेंट क्या है, ड्यू टू फेज चेंज, सेंसिबल क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब फेज चेंज का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या सॉलिड फॉर्म में है, मेल्ट होकर वाटर फॉर्म में जा रही है, मतलब क्या हो जा रहा है, उसका फेज चेंज हो जा रहा है। या वाटर का वो देख लीजिए, या मतलब वाटर को जब आप हीट करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर देख लीजिए, वाटर पहले लिक्विड के फॉर्म में, जब बॉइल करते हो तो वेपर के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर। ठीक है, तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, इधर देखिए जरा, हमने क्या कहा, इन्हीं सब चीजों को लेकर आगे बढ़ते हुए हमने ये कहा, हमने कहा कि एनर्जी क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हमने कहा कि अगर मैं कह दूं आपका सिस्टम क्लोज्ड एंड स्टेशनरी है, क्या है, क्लोज्ड एंड स्टेशनरी। अब यहाँ देखिए, अगर ये बॉल को मैं स्टेशनरी कर दूं, रोक दूं, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो फॉर क्लोज्ड एंड स्टेशनरी सिस्टम, स्टेशनरी सिस्टम प्लस क्लोज्ड एंड स्टेशनरी सिस्टम, यहां से क्या लिखेंगे, इक्वल टू काइनेटिक भी जीरो हो जाएगा, क्लोज रुक गया, और स्टेशनरी देखिए, क्लोज एंड स्टेशनरी का मतलब रुक गया, स्टेशनरी का मतलब हाइट भी कांस्टेंट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यहां से निकाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ये बताइए, अभी आपने देखा था जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा ई, ये देखा था कि नहीं आपने, चेंज इन द सिस्टम। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब क्लोज और स्टेशनरी सिस्टम में क्या होगा, जितना जो टोटल एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें, तो क्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू। क्लियर, यही क्या है, फर्स्ट लॉ है, इसके पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जब हमको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डल डब्ल्यू। ठीक है, ये किसके लिए है, क्लोज्ड एंड स्टेशनरी सिस्टम, इसके लिए क्लोज्ड एंड क्लोज्ड स्टेशनरी लिख लीजिए। ये प्रोसेस के लिए भी है, किसके लिए, प्रोसेस के लिए, किसके लिए है, प्रोसेस के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, दूसरी चीज देखेंगे और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। ठीक है, कि मतलब एनर्जी इंटरेक्शन से जो इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट है उसमें क्या चेंज होता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, सॉरी इसके लिए। देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई सिस्टम है, क्या है, कोई एक सिस्टम है, एक रूम है मान के चलिए, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट है डेल्टा यू। ठीक है, तो हमने ये कहा, हमने कहा अगर मैं एनर्जी इन करता हूँ, क्यू इन, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मतलब वो बढ़ेगा तो वाइस वर्सा। डब्ल्यू इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन हो जाएगा, तब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब हम हीट को रिजेक्ट कर देंगे सिस्टम से, क्या कर देंगे, क्यू रिजेक्ट, यहाँ लिखिए क्यू रिजेक्ट, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, सेम वही, अगर वर्क को आउट कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर, अगर मान के चलिए, इसी को हम फिर से बनाते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बार, ये हमारा सिस्टम है, हमने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया, क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, मतलब कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, हीट का ट्रांसफर क्या हो चुका है, जीरो, और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें हम, अच्छा ये बताइए, जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता वहां पे वर्क ट्रांसफर तो आ ही सकता है ना। अगर हमने यहाँ पे पैडल व्हील लगा दिया, क्या लगा दिया, पैडल व्हील, और इससे हमने वर्क ट्रांसफर कर दिया कितने किलो जूल का, मान लो 4 किलो जूल का। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी भी कितना बढ़ जाएगा, 4 किलो जूल, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वर्क का ट्रांसफर कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो जब हम किसी चीज का सिस्टम के ऊपर ट्रांसफर करते, लाइक इनसाइड द सिस्टम जाता है तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, और बाहर जाता है तो वो डिक्रीज करता है। क्लियर हो गया आई थिंक, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे और यहां से देखेंगे,
देखिए इंटरनल एनर्जी देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए पहले। जो इंटरनल एनर्जी होती है, पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। क्या होती है, पॉइंट फंक्शन। दूसरी चीज, नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, नॉट डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, अरे यार, नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, ओनली डिपेंड ऑन, ओनली डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। क्लियर, मतलब पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या चीज, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब ये क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सिस्टम का डी यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कंटूर। क्लियर। अब ये बताइए, अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लॉ, हो गया क्या हो गया, फर्स्ट लॉ फर्स्ट प्रोसेस के लिए, किस लिए, स्टेशनरी क्लोजर स्टेशनरी सिस्टम के लिए। अब हम फर्स्ट लॉ किसके लिए देखेंगे, साइकिल के लिए देखेंगे। किसके लिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए देखेंगे। किसके लिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए देखेंगे। यहाँ देखिए जरा, मान के चलिए हमारे पास क्या है, एक कोई साइकिल है, क्या है, कोई एक कोई साइकिल है, इसको एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, ये स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट 2 है, मैं ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया। क्लियर, ये स्टेट 2 है, क्या है, ये स्टेट 2 है। जब मैं यहाँ से गया तो ए मान लीजिए, वापस आया तो बी मान लीजिए। अगर मैं इस, जो देखिए इसके पहले मैं आपको वहां पे समझा चुका हूँ कि स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, चेंज इन स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है। ये क्या है, प्रोसेस पाथ है। क्लियर, अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, प्रोसेस वाला लगाएंगे इक्वेशन। कौन सा, ये इक्वेशन लगाएंगे। हमने कहा पहले को हम लिख रहे हैं Q1 A2 लिख रहे हैं इक्वल टू, अब जब यहां से यहां जा रहा है, सॉरी 1 से 2 पे, तो फाइनल क्या होगा, U2 माइनस U1, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, WA12। सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको जरा देखिए, इसको हम लिखेंगे Q2B1, Q2B1, ठीक है, इक्वल टू, अब ये फाइनल ये इनिशियल, तो U1 माइनस U2 प्लस W2B1, ये 2 हो जाएगा। फाइनली क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, U2 से U2 कट जाएगा, U1 से U1 कट जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, QA12 प्लस Q2B1 इक्वल टू WA12 प्लस W2B1। इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल हीट टोटल वर्क लिख सकते हैं कि नहीं, समेशन ऑफ टोटल हीट इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल W। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल। ठीक है ना, क्या है ये, फर्स्ट लॉ फॉर थर्मोडायनेमिक, एक मिनट, साइकिल। क्लियर, ये किसके लिए है, साइकिल के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आप साइकिल से उठाएंगे चीजों को। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 1A2 के लिए इक्वेशन यहाँ लिखी और पाथ के लिए ये इक्वेशन लिखी, दोनों को ऐड कर दिया। इंटरनल एनर्जी बता चुका हूँ, पॉइंट फंक्शन है, नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इंटरनल एनर्जी के साथ ये कहानी है। अभी हम इंटरनल एनर्जी को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब क्लोज कंटूर, क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, 0 होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हीट का, तो अभी इसके पहले बता चुका हूँ, हीट क्या है, देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, मतलब ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मतलब ये 0 नहीं होगा, वर्क भी 0, क्योंकि ये देखिए कट लगा हुआ है। जो चीज ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को इंपॉर्टेंट है, जो चीज कंप्लीट क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी और पॉइंट फंक्शन होगी, ये होगी। और जो चीज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी और पाथ फंक्शन होगी, वो ये होगी। क्लियर, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा मेरी तबीयत भी कम ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चलते हैं और चीजों को समझते चलते हैं। आप लोग इसको एक मतलब नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और एक रिक्वेस्ट फाइनली जो मैं पर डे करता हूँ कि अगर आपको सच में यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ चीजें यहाँ से मिल रही हैं, तो उसको फॉरवर्ड करिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ये रुकना नहीं चाहिए, आगे तक भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए जहां जहां तक दिल करे।
ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ते रहिए और रिजल्ट लाइए। जब तक रिजल्ट आ जाए तब तक मत रुकिए। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।